तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो हमें ये करना है कि स्कैपुला वो क्या बोलते हैं पीछे कोई प्रॉब्लम ना है, साइड से लगा रहे तो स्कैपुला की टेंशन नहीं है, आगे कट नहीं लगा रहे तो रिप्स नहीं आई, इसलिए इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोला जाता है इजिली आपके लंग्स तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और इसको जो इस डायरेक्शन में हम इसको कट लगाते हैं इस तरीके से साइड लाइन में लिटा के। ठीक है, ये जो डायग्राम इसमें और इस डायग्राम ओपन नहीं हो रहे हैं वरना बाकी आपको समझ तो आ ही रहा होगा, इसी एक डायग्राम में ही समझ आ रहा होगा कि इस तरीके से साइड लाइन में लिटाकर हम पेशेंट को कट लगाते हैं। ठीक है, ये देखो सबसे अच्छा डायग्राम, ये सबसे अच्छा डायग्राम, ये देखो दिख रहा है, पीछे से कट लगाया और ऐसे आगे तक, और फिर इसको ओपन करके हम लंग्स तक इजीली पहुंच गए, और ये साइड लाइन पोजीशन में पेशेंट लेटा हुआ है। क्लियर, ये बहुत अच्छा डायग्राम है, इससे आप बिल्कुल अच्छे से इजी से कैप्चर कर पाओगे। सर कौन कौन सी यहाँ पर कट होंगी, क्या क्या चीजें कट होने वाली हैं, सीधी सी बात है, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन सी मसल्स आती है, वही कट होंगी। तो बिफोर रीचिंग द थोरेसिक कैविटी द इंसिजन पासेस थ्रू द लेटिस डोर्सी, क्योंकि पीछे लेटिस डोर्सी आती है तो लेटिस डोर्सी भी कटती है। सेरेटस एंटीरियर मतलब स्कैपुला से आ रहे हैं तो सेरेटस एंटीरियर तो कटनी ही है, रोम्बॉइड्स भी कटेंगी, रोम्बॉइड्स पीछे हैं, और ट्रेपेजियस भी है। तो ये चार मसल्स याद रखना है कि पोस्टीरियर लेटरल थोरेक्टोमी में कोई आपसे पूछेगा कौन कौन सी मसल कटती है तो हमें पता होना चाहिए, सर लेटिस डोर्सी कटेगी, सर सेरेटस एंटीरियर कटेगी, सर रोम्बॉइड कटेगी, और सर ट्रेपेजियस कटेगी। ये चारों मसल कट होंगी, इन चारों मसल को हमें काटना पड़ेगा, तब हम पर्टिकुलर अपने लंग्स तक पहुंच पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि स्मॉल पीसेस ऑफ रिब भी निकाल लेते हैं, क्योंकि जो थोड़े एक्सपीरियंस होते हैं वो तो चलो काम चला लेते हैं, लेकिन इतने इंस्ट्रूमेंट एंटर करने पड़ते हैं तो कुछ डॉक्टर्स देख लेते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार अगर हमने रिब नहीं निकाली तो हमें प्रॉपर जगह नहीं मिल पाएगी, या कहूं मान के चलो रिब फ्रैक्चर ना हो जाए, तो वो सोच लेते कि पहले स्मॉल पीस ऑफ रिब अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर में ऑल्सो बी रिमूव्ड टू अलाउ इजियर रिट्रैक्शन एंड अवॉइड पेनफुल फ्रैक्चर। कहीं रिब का फ्रैक्चर की जगह पीछे की तरफ वो रिब्स आ रही है तो कट ना हो जाए, तो इन केसेस में हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं एंटीरियोलेटरल। ये नाम से ही समझ आ रहा है सर, वो पोस्टोलेटरल था वो पीछे से आगे आ रही थी, सर एंटीरियोलेटरल तो ये आगे से साइड की तरफ जाएगी, वो पीछे से साइड की तरफ आ रही थी, आगे से साइड की तरफ जाएगी। द एंटीरियोलेटरल इंसिजन कैन बी यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशन फॉर, इसमें कौन कौन से कार्डियक, क्योंकि देखो अब दिमाग लगाओ ना, आगे की तरफ हर्ट आ रहा है ना तो कार्डियक आएगा कि नहीं आएगा, दिमाग लगाओ, तो इसमें कार्डियक भी आएगा। पोस्टोलेटरल में जबकि कार्डियक नहीं आ रहा था, क्यों, क्योंकि हर्ट क्या पीछे की तरफ रखा हुआ है क्या, तो आगे की तरफ है ना, तो एंटीरियोलेटरल में इसमें कार्डियक भी आ गया, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लोकेशन पे दिमाग लगाओ, समझने वाला चैप्टर है ये। तो कार्डियक भी आ गया, लंग्स तो है ही है, थोरेकोटोमी है तो लंग्स तो बोलोगे, पल्मोनरी और ईसोफेगल तो उसमें भी था और इसमें भी, क्यों लेटरल साइड कट लगा रहे हैं तो इतना नीचे तक कट लगा सकते हैं कि हम ईसोफेगस तक भी इसे कर जाए। एनाटोमी कैसे करते हैं, इंसिजन रन्स फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन एट 4th 5th इंटरकोस्टल स्पेस। कैसे, ऐसे कट लगाते हैं, नाम ही समझ आ रहा है एंटेरोलेटरल, यानी आगे से साइड की तरफ चलना है। अब साइड में तो ये तो कॉमन है सर, पीछे भी एक्सिलरी लाइन तक आ रहे थे पोस्टोलेटरल में भी, इसमें भी तो एक्सिलरी लाइन तक तो आना ही है, नाम ये चेंज हो रहा है, पोस्टीरियर था तो पीछे की तरफ मिड लाइन वर्टिब्रा से स्टार्ट कर रहे थे स्कैपुला के पास से, इसमें इंटीरियर है तो कहां से स्टार्ट कर देंगे सर, हमें से आगे से स्टार्ट कर देंगे। आगे से कहां से सर कट लगाएंगे, आगे से पीछे सर 4th 5th जो इंटरकोस्टल स्पेस होती है, 4th रिब देखते हैं फिर 5th रिब देखते हैं, उसके बीच में जो स्पेस होती है वहां से इधर से ऐसा कट लगाना स्टार्ट करते हैं ऐसे, और मिड एक्सिलरी लाइन तक ऐसे जाते हैं, तो आगे से कट ये ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इस कट को लगाते हैं। अब मैं आपको इसकी एक बार इमेज दिखाता हूं तो और अच्छे से क्लियर कर लोगे। इस तरीके से ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर थोरेकोटॉर्न है, ये आगे इस तरीके से कट लगाते हैं, आगे से जा रहे हैं कि नहीं, और पीछे जो ये तो आपकी मिड एक्सिलरी लाइन है ही है, वो तो इसमें सेम ही था मिड एक्सिलरी लाइन, और आगे ये 4th 5th इंटरकोस्टल स्पेस होता है, यहां से लेके इस तरीके से ऐसे कट लगा देते हैं। ठीक है, ये जो देखो, और सबसे अच्छा डायग्राम सर सर्जरी करते हुए ये रहा, इस तरीके से हम पहुंच जाते हैं, इसको बोलते हैं एंटीरियोलेटरल थोरेकोटोमी। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंटीरियर से लेटरल की तरफ जा रहे हैं, और इस तरीके से हम डिटेक्ट करके फिर बाकी अपने काम कर लेते हैं। क्लियर, ठीक है, कौन कौन सी मसल कटेंगी सर, आगे कौन सी मसल होती है सर, पेक्टोरलिस मेजर होती है और सेरेटस एंटीरियर, तो इसमें ये दो मसल्स कट होंगी। सर सेरेटस एंटीरियर तो पीछे होती है, सेरेटस एंटीरियर पता है ना, पीछे से स्कैपुला को घूमते हुए आगे की तरफ आती है,
पता है ना वो कैसे पकड़ती है, कभी देखा है ना स्कैपुला को, लॉन्ग थॉरेसिक कभी सुना है ना, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, कि सेरेटस एंड इंटीरियर क्या हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है, कौन सी नर्व की वजह से होती है, लॉन्ग थॉरेसिक नर्व की वजह से। तो ये स्कैपुला होता है, इस पे वो ऐसे, स्कैपुला मेरा ये पीछे है, तो इस ये जो मैं पार्ट दिखा रहा हूँ ना, ये जो पीछे वाला पार्ट आप जो टच कर रहे हो, मैं जो टच कर रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट, और ये अंदर वाला पार्ट है, इसमें जो सेरेटस एंटीरियर होती है वो इस तरीके से अटैच होती है, ऐसे पकड़ के रखती है, और ऐसे वो तो ऐसे अंदर की तरफ आ रही है, तो जब यहाँ से कट लगाते हैं तो वो भी कटती है, ठीक है ना। तो सेरेटस एंटीरियर और पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है, दो कट हमने पढ़ लिए थोरेकोटॉमी में, पहला पोस्टीरियोलेटरल, सेकंड वन एंटीरियोलेटरल, थर्ड वन कट बचा है एक्सिलरी इंसिजन, ये भी एक थोरेकोटॉमी का ही पार्ट है। क्या है, एन एक्सिलरी थोरेकोटॉमी इज अ मसल स्पेयरिंग अप्रोच, देखना इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मसल स्पेयरिंग अप्रोच मतलब क्यों, क्योंकि ऊपर वाले दोनों में हमने एक चीज देखी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मसल्स कट हो रही हैं, पोस्टीरियोलेटरल में को भले गोल्ड स्टैंडर्ड बोला गया, देखो सबके लिए एक लाइन इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, ये याद रखना, ये लाइन याद होनी चाहिए, पोस्टीरियोलेटरल को गोल्डन स्टैंडर्ड बोला गया, मगर उसमें 4 मसल कट रही थी, एंटीरियोलेटरल, ठीक है ना, उसमें 2 मसल कट रही थी, तो मसल्स तो कितनी कट हो रही ना इन थोरेकोटॉमी वाले में, इसलिए फिर नया निकाला गया एक्सिलरी इंसिजन, इसमें आपके कोई मसल जनरली नहीं कटती, थोड़ी बहुत मसल मसल इसमें आपकी मैक्सिमम मसल बचाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कटती, एक दो तो कटेंगी, लेकिन जितनी ऊपर वालों में कट रही है उनमें नहीं कटती, कौन कौन सी कटेंगी वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन इसमें फिर भी बहुत सारी मसल्स बचती हैं। कैसे करते हैं, एन एक्सिलरी थोरेकोटॉमी इज अ मसल स्पेयरिंग, स्पेयरिंग का मतलब ही होता है बचना, अप्रोच टू दी थोरेसिक कैविटी तक तो हमें पहुंच नहीं है, थोरेकोटॉमी है यूज्ड फॉर, वही सब बात, न्यूमोटॉमी यानी हमें लंग्स को हटाना है, या फिर न्यूमोथोरेक्स का कोई मतलब लंग्स के कोई ऑपरेशन करने, वही सारी बातें। कैसे कट लगाते हैं सर, द इंसिजन इज मेड बिटवीन दी पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटिस्माइड डोर्सी। कैसे करते हैं, देखो बहुत सिंपल बताया इन्होंने, एक्सिला में कट लगना है, नाम तो सीधी सी बात है एक्सिलरी इंसिजन है, यानी कट तो यहां लगना है, आगे पीछे कहीं नहीं लगना, एक कट लग रहा था पीछे से आगे, एक कट लग रहा था, एक कट लग रहा था पीछे से लेटरल, एक कट लग रहा था एंट्रोलेटरल, एक कट लगेगा बस यहाँ बीच वाली लोकेशन ही तो रहेगी, तो यहाँ कट कैसे लगता है, ये भी, ये तीनों कट साइड लाइन में, मतलब वो वाले पोस्टोलेटर में साइड लाइन लिटा दिया था, एंट्रोलेटर में आपने देखा सामने से कट लग रहा है तो सीधा लेटा था, इस वाले में भी साइड लाइन करके लिटाएंगे, ठीक है। कैसे कट लगाते हैं, इसमें पीछे से फील करते हैं किसका बॉर्डर, कौन सी मसल का बॉर्डर फील करते हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, जो पीछे पेक्टोरलिस मेजर इसका पोस्टीरियर बॉर्डर फील करा मैंने, अच्छा ओके ये रहा, आगे की तरफ मैं बॉर्डर फील करूंगा किसका, लेटिस्माई डोर्साई का, ठीक है, इंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटिस्माई डोर्साई फील करूंगा, जैसे मैं इनका देखो, सॉरी उल्टा बोल गया, आगे की तरफ मसल होती है पेक्टोरलिस मेजर, कौन सी मसल होती है आगे की तरफ, पेक्टोरलिस मेजर, उसका पोस्टीरियर बॉर्डर यानी लेटेस्ट में वो पेक्टोरलिस मेजर का पीछे वाला पार्ट यहाँ पर, और पीछे की तरफ मसल होती है कौन सी, लेटेस्माई डोर्साई, उसका इंटीरियर पार्ट, तो इनके बीच में कट लगाते हैं ऐसे, या तो ऐसे कट लगाते हैं या ऐसे भी कट लगाते हैं, यहाँ पर कट लगाते हैं, देखो मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ फिर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक्सिलरी इंसिजन, इस तरीके से एक्सिला में इस तरीके से कट लगाते हैं, ये देखो यहाँ पर, अब इसको ऐसे समझो, इसमें ज्यादा अच्छे से मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है, ये कट कैसे लगाते हैं, ये दिख रहा है, ये इस तरीके से कट लगाया आपका, ये जो कट लगा हुआ है, ये कैसे लगाते हैं, यहाँ पर पीछे कौन सी मसल होती है, यहाँ पर पीछे मसल होती है लेटिस्माई डोर्साई, इधर मसल होती है पेक्टोरलिस मेजर, अब पेक्टोरलिस मेजर का इधर की साइड कौन सा बॉर्डर होगा, पेक्टोरलिस से तो आगे होती है, तो पेक्टोरलिस के इधर की साइड कौन सा बॉर्डर होगा सर, पेक्टोरलिस का पीछे वाला बॉर्डर, यानी पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस मेजर से कट स्टार्ट करते हैं, ये लेटिस्माई डोर्सी, लेटिस्माई डोर्सा का यहाँ कौन सा बॉर्डर होगा सर, एंटीरियर बॉर्डर, तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटिस्माई डोर्साई, वो लेटिस्माई डोर्साई, यानी पेक्टोरलिस मेजर के पोस्टीरियर बॉर्डर से कट स्टार्ट करके लेटिस्माई डोर्साई के एंटीरियर बॉर्डर तक हम कट लगाते हैं, इस तरीके से कट लगाते हैं, ये कट हम लगा देते हैं, देखो इसको भी साइड लाइन में लिटा के कट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, तो साइड लाइन में लिटा के इसको हम कट लगाते हैं इसी तरीके से, ठीक है, ये जो आपको क्लियर आप दिख रहा होगा, देखो इस तरीके से कट लगाया जाता है, क्लियर। देखो मैंने आपको कहा भी था कि किस में कट ऐसे भी लगाते हैं, देखो उस वाले में ऊपर में कट देखा होगा आपने, मैंने आपको बताया था, इस वाले में कट कैसे लगा रहे थे, इस तरीके से ऐसे भी कट लगाते हैं,
इसमें देखो मसल के नाम लिखे पेक्टोरलिस मेजर, उसमें ऐसे भी कट लगा देते हैं और कभी कभी ट्रांस एक्सिलरी उसमें ऐसे भी कट लगा देते हैं, इसको ट्रांस एक्सिलरी कट बोलते हैं, लंबा कट उन्हीं के बीच में दिख रहा है इस तरीके से। वैसे अगर आपसे कोई एक्सिलरी कट पूछेगा तो आप ये कट बोल के आओगे, सर कट ऐसे लगाते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है, वर्टिकली कट नहीं लगाते, हॉरिजॉन्ट इस तरीके से हॉरिजॉन्टली कट लगाते हैं। और अगर इस तरीके से कट लगा दिए तो उसको ट्रांस एक्सिलरी बोलते हैं, ट्रांस एक्सिलरी, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया एक एडवांस स्टेज का कि अगर आपसे कोई पूछे ऐसे कट लगा दिया तो फिर उसको क्या बोलेंगे, सर उसको फिर ट्रांस एक्सिलरी कट बोलेंगे। और उस कट को भी इन दोनों मसल के बीच में ही लगाया जाता है, बस अंतर ये होता है ये हॉरिजॉन्टल लगता है, ये वर्टिकल लगता है, इसको ट्रांस एक्सिलरी कट बोलेंगे और इसको एक्सिलरी कट बोलते हैं। बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। The incision is made between the posterior border of pectoralis major और anterior border of latissimus dorsi से आपका कट लगता है। और कहा 4th से 5th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में इसे हम लगाते हैं, 4th से 5th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में इस कट को लगाया जाता है। इसके फायदे क्या हैं, क्या फायदे हैं इसके? इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये कॉस्मेटिक के पर्पज से बहुत अच्छा होता है। क्यों भैया, एक्जिला के नीचे अब सीधी सी बात है इतने सारे कट लग रहे हैं, अगर इतने सारे कट लग रहे हैं आपको इतनी सारी, तो ये सारे सूचर्स के निशान आएंगे कि नहीं। अब ये कट यहाँ पर लगा हुआ है, आपको यहाँ से सर्जरी हो गई, अब जब नॉर्मली हो गया आप हाथ नीचे कर लोगे, किसी को ये सर्जरी के जो आपके इंसीजन के नजर आएंगे, किसी को शो ही नहीं होंगे, किसी को शो ही नहीं होने वाले कि आपके सूचर्स कहाँ लगे हुए हैं। देखो क्योंकि अभी इसने हाथ नीचे कर लेगा तो किसी को सूचर शो नहीं होंगे, इसलिए इसको कॉस्मेटिक पर्पज से काफी अच्छा बताते हैं। क्या बोलते हैं, द इंसीजन रिड्यूसेस मसल डैमेज, मिनिमम मसल डैमेज होता है, गुड कॉस्मेटिक आउटकम है। मगर दिक्कत क्या है सर लिमिटेड एक्सपोजर है। आपको सोच के देखो, यहाँ पर कट लगा रहे तो थोरेसिक में इतना ज्यादा में एक्सपोजर नहीं मिल पाता। अगर कोई छोटी मोटी सर्जरी हो, सिर्फ कोई ट्यूमर वगैरह हटाना कुछ पार्ट, तो ये ठीक है, लेकिन अगर कोई हमें बड़ी सर्जरी करनी है तो हमें पोस्टीरियर लेटरल उनमें ही जाना पड़ता है, इसमें हम नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें हम इतने ज्यादा हमें स्पेस नहीं मिलता किसी भी सर्जरी को करने के लिए। क्लियर? आप इस तरीके से डायग्राम मत बनाना, मैंने आपको एक एक का डायग्राम बिल्कुल बना के दिखाया। जब मैं बनाते जा रहा था तो मैं बनाते जा रहा था, आप भी हर किसी का अपने हिसाब से डायग्राम बना के आओगे, ठीक है, मार्क करके आओगे कि मिड लाइन स्टेर्नोटॉमी, इस तरीके से डायग्राम बना के आ जाओ। पोस्टीरियर में है ना, कहा पीछे से आगे की तरफ नाम मेंशन करो, एंटेरोलेटरल में आगे से पीछे की तरफ, एक्सिलरी में हाथ ऊपर कर देना और इस तरीके से कट बना देना, ठीक है, एक्सिलरी में इस तरीके, और पेसमेकर वाले में इस तरीके से पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना के आना, ठीक है। तो हर किसी में अपने हिसाब से एक बना के आना। और प्लीज आज रिक्वेस्ट है, आज ही पढ़ने के बाद इसके डायग्राम तुरंत अभी पढ़ना है, बिल्कुल जाने के बाद, और एक एक की प्रैक्टिस करना है कि कैसे बनाए जाते हैं, नहीं तो भूल जाओगे बिल्कुल, और ये बाद में समझ नहीं आएंगे। एक एक इनकी इमेज देखना गूगल पे जाके और खुद एक बार अपने हाथ से बनाना है, क्योंकि एग्जाम में आपको अपने हाथ से ही बना के आने पड़ेंगे कट। अब 4th वन बचा है, सेकंड लास्ट, लेफ्ट थोरिको लेप्रोटोमी। ये क्या होता है, नाम में ही समझ आ रहा है सर, ये थोरैक्स से कट स्टार्ट करके लेप्रोटोमी मतलब सर ये जो आपका कट लगा जाएगा वो पूरे नीचे तक जाएगा, यानी नीचे तक क्या, इसका एक नाम और होता है, दूसरे नाम से समझ जाओगे, लेफ्ट थोरिको एब्डोमिनल इंसीजन, लेफ्ट थोरिको एब्डोमिनल इंसीजन भी बोलते हैं। ये आपका आगे से कट लगाकर, ये आपका कट काफी नीचे लगता है। ये जनरली जो ये वाला कट होना ये होता है ना, ये ईसोफेगल सर्जरी, आगे आपकी जो ईसोफेगस, आपके स्टमक, उन सर्जरी में, जो स्टमक वाली सर्जरी है, लोअर ईसोफेगस वाली सर्जरी है, वहां ये ज्यादा यूज होता है, इतना ये लंग्स के लिए यूज नहीं करा जाता, ठीक है। मगर फिर भी ये वहां पर जब हमें लंग्स का बिल्कुल लोअर पार्ट पर सर्जरी करनी है, लंग्स के जब हमें बिल्कुल लोअर पार्ट पर सर्जरी करनी है जो बिल्कुल नीचे है, तब वहां पर इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जनरली जैसे कोई ईसोफेगस की सर्जरी हो, लोअर ईसोफेगस की, स्टमक वगैरह की, तो फिर इसे यूज करा जाता है इस कट, क्योंकि ये कट काफी नीचे लगाया जाता है, इसे भी देखेंगे। The incision is used for surgery on the lower esophagus and stomach. The thoracotomy incision follows the curve of 7th rib and extend anteriorly over the costal margin towards the umbilicus. देखो ये कट ऐसे लगता है, बहुत सिंपल कट है, कुछ नहीं है। क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर आपकी 7th रिब देखते हैं, ये आपकी 7th रिब है, यहाँ पर पीछे फील करते हैं, पीछे यहाँ पर, क्योंकि कर्व लिखा हुआ है, देखो लाइन पढ़ो, कर्व ऑफ दी 7th रिब। कर्व कहाँ बनता है रिब का, यहाँ पर आकर, कर्व यहाँ तो फ्लैट है और कर्व यहाँ बनता है, तो ये 7th रिब यहाँ पकड़ते हैं। जैसे 7th रिब काफी नीचे होती है ना, यहाँ पर 7th, इस 7th रिब को पकड़ते हैं और यहाँ से कट शुरू करते हैं और यहाँ तक लगाते हैं, आपके अम्बलाइकस तक, जो आपका अम्बलाइकस ना, आपकी अम्बलाइकस नेवल, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे कट लगाते हैं पूरा, इस तरीके से इस कट को लगाया जाता है। तो इसमें बिल्कुल लोअर पार्ट आता है लंग्स का,
और आपके ईसोफेगस और स्टमक वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है। देखो इसका डायग्राम दिखाता हूँ। मैं अपने ऊपर बार बार इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी याद होता है और आप भी बार बार सीखो, अपने ऊपर खुद दिमाग लगा के। अगर जब मैं बताता हूँ तो अपने ऊपर भी हाथों को करा करो कि अच्छा सर ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है ये ऐसे लगेगा। ये वाला पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है भी नहीं कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, यहाँ पर सेवेंथ रिप मिलती भी है कि नहीं, तो फील करा करो, फील करना बहुत जरूरी है। लेफ्ट थोरेको एब्डोमिनल इंसीजन बोल लो, मैंने बोला था, या वो उसको इस तरीके से कट कट लगता है, इस तरीके से दिख रहा है। देखो ये आपके कट दिख रहे हैं, ये आपके सेवेंथ रिब से चले आए, ये आपकी यहाँ पर आपकी सेवेंथ रिब होती है, और फिर इस तरीके से आपके नेवल, ये दिख रहा है, अम्बलाइकस यहाँ तक कट लगा देते हैं, ठीक है। और ये काफी नीचे वाला कट होता है, ठीक है। इस तरीके इसमें भी इसको भी आप देखो जनरली ये सारे जो कट है साइड लाइन में लग रहे हैं। साइड लाइन में कितने सारे कट लगे, अच्छा याद करो। सर मिड लाइन स्टेनोटॉमी में पेशेंट कैसे था, जो आपके एकदम मिड लाइन में लगा था, एकदम मीडियन स्टेनोटॉमी, सर सुपाइन पोजीशन में सीधा। फिर सर हमारे पेसमेकर, उसमें भी कैसा पेशेंट होगा सर, सीधा, है ना, सुपाइन में लेटेगा। सर हमने फिर थोरेकोटॉमी में पढ़ा पोस्टोलेटरल, सर कैसा था, कौन सी पोजीशन में था, साइड लाइन पोजीशन में। फिर हमने पढ़ा एंटीरियोलेटरल, तो सर उसमें कैसा था, उसमें भी सर सीधा था, सुपाइन में, क्योंकि आगे की तरफ है। फिर हमने पढ़ा सर एक्सिलरी, एक्सिलरी में कैसा था सर, एक्सिलरी में साइड लाइन था। फिर हमने पढ़ा लेफ्ट थोरिकोलेप्रोटोमी, इसमें कैसे सर, इसमें भी साइड लाइन। मैं कुछ याद नहीं कर रहा हूं, मैं बस इमेज कर रहा हूं कि ऐसे बनती है, तो इसमें पेशेंट को लिटाना ही साइड लाइन में पड़ेगा, नहीं वरना जगह ही नहीं मिलेगी। अब इस पेशेंट में इसमें साइड लाइन लिटाना ही पड़ेगा, लिटा दोगे और कट आप यहां से लगा रहे हो तो ये आधा पार्ट तो वेस्ट ही चला जाएगा ना। यहां सर्जरी कैसे करोगे, बैठ के, डॉक्टर कैसे करेगा, बैठ के करेगा, तो इसी तरीके से तो उसे कट लगाना पड़ेगा। ये देखो सबसे बेस्ट डायग्राम, इसमें लोअर पार्ट ऑफ लंग्स और ईसोफेगस और ये सब आपको आराम से लिखे, ईसोफेगस ये सब आपको मिल जाता है, इस तरीके से कट लगता है। सेवेंथ रिब से लेके अम्बलाइकस तक की तरफ चले आते हैं। अम्बलाइकस तो नीचे होता है काफी, लेकिन उस डायरेक्शन में चले आते हैं, ये कहने का मतलब होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, द थोरिकोटोमी इंसिजन फॉलोज द कर्व ऑफ द सेवेंथ रिब एंड एक्सटेंड एंटीरियर ओवर द कोस्टल मार्जिन टुवर्ड्स द अम्बलाइकस। द मसल इन्वॉल्व्ड, अब इसमें कौन कौन सी मसल्स होंगी ये याद करनी है, नीचे की तरफ कौन कौन सी मसल्स मिलती हैं, लेटिस माइट डोर्साई मिलेगी आपको, सेरेटस एंटीरियर कट होगी, प्लस इंटरकोस्टल, क्योंकि सेवेंथ इंटरकोस्टल से आ रहे तो इंटरकोस्टल मसल कटेगी, और प्लस एब्डोमिनल मसल्स भी इसमें कट होंगे, क्योंकि एब्डोमिनल आ गया ना तो उसकी मसल्स भी कट होती हैं, ये याद करना पड़ेगा। बाकी आपको पता ही रहता है कौन सी मसल्स कहां होती है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। लास्ट वन, वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक इंसिजन, इसको वाट्स सर्जरी भी बोलते हैं, वाट्स, बहुत जगह लिखा होगा वाट्स, वीडियो असिस्टेड थोरेस्कोपी सर्जरी। क्या मतलब होता है सर, इतने देखो ये सर्जरी वहां, ये एडवांसमेंट सर्जरी, इसको मॉडर्न सर्जरी बोलते हैं। आजकल जैसे जो छोटे मोटी, जब हमें छोटा मोटा कोई भी कट करना तो हम वाट्स ही करते हैं, डॉक्टर वाट्स पे ही जाते हैं। क्यों, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े कट लगा रहे हो तो आप इनकी कॉम्प्लिकेशन दिमाग लगा के देखो कितनी खतरनाक होगी। तो सर इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे से होल कर देते हैं, एक पहला छोटा होल करते हैं, उससे एक वायर डालते हैं, उसमें कैमरा लगा होता है, उससे जगह देख लेते हैं, फिर दूसरा एक होल करते हैं, उसमें सेवरल होल करते हैं, फिर उससे एक अपना कोई स्कारपल इंस्ट्रूमेंट डाला, फिर एक होल और करा, उससे अपना कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट डाला, कट करके बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सर्जरी सिर्फ वहीं करी जाती है जहां आपको बहुत मिनिमल अमाउंट पे सर्जरी करनी है। अगर कोई बड़ी चीज कट करके बाहर निकालनी तो आप ये कर नहीं सकते, कोई बिल्कुल एकदम स्मॉल एरिया कट करके बाहर निकालना है तो आप ये कर सकते हो, या फिर किसी चीज को सिर्फ करेक्ट करना है, कोई कट करके बाहर नहीं निकालना, सिर्फ करेक्शन करना है, तो आप ऐसी सर्जरी को चूज करते हो। आजकल जो मैक्सिमम सर्जरी होती है करेक्शंस वाली, जैसे ये ऐसा नहीं है, ये किसी भी जगह पे, जैसे किसी का क्या बोलते हैं एसीएल टीयर हो जाता है, नी के लिए सर्जरी करते हैं, एसीएल को रिपेयर करना है तो यही करते हैं, है ना। किसी का अगर बहुत सारे जैसे और भी कई सारे ऑर्गन्स की जो हमें केवल वहां पर केवल उनको ठीक करना है, कुछ करना है, तो जैसे डायफ्राम वगैरह की भी सर्जरी करनी होती है नॉर्मल, तो हम यही करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कोई बिल्कुल भी आपका कट नहीं हो रहे हैं, छोटे छोटे देखो किस तरीके से होता है व्हाट्सएप का, ये सब आपने देखा भी होगा, आजकल मॉडर्न टाइम में हम यही कर रहे हैं, व्हाट्स ही कर रहे हैं, वीडियो असिस्टेंट इस तरीके से, ठीक है। छोटे छोटे कट करे, एक से ये डाला और अपने पर्टिकुलर लंग्स तक पहुंच गए, वीडियो में देख के, और उसको काट के बाहर निकाल लेते हैं। और ये ओपन सर्जरी कितनी खतरनाक हो जाती है, इसमें छोटे छोटे वायर्स डाल के, देखो देख रहे हैं, एक यहाँ पर होल करा, एक यहाँ पर होल करा, और पहुंच जाते हैं कट लगाकर, ठीक। इसको बोलते हैं थोरेस्कोस्कोपिक, ठीक है। तो सेवरल वेरी स्मॉल 1 to 2 सेंटीमीटर के इंसिजन करे जाते हैं,
एज अपोज्ड टू पोस्टोलेटरल, जो पोस्टोलेटरल थोरेकोटोमी वगैरह जो इतनी खतरनाक करी जा रही थी उसको अपोज करने के लिए। मगर वही बात जो मैंने आपको बता चुका हूँ, ये कहां पर करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, एंडोस्कोप विद वीडियो कैमरा, एक वायर से वीडियो कैमरा डाला, इज इंट्यूज्ड इनटू द चेस्ट थ्रू, है ना, वन ऑफ द स्मॉल इंसिजन, छोटे छोटे 1-2 सेंटीमीटर के होल करके। फिर क्या करा, स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं, इंसर्टेड वाया दी अदर इंसीजन करके। इसका एडवांटेज क्या मिलेंगे सर, पेन मिनिमल होना है ना, कॉस्मेटिक के पर्पज से बहुत अच्छा है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है। लेकिन डीमेरिट्स क्या है, बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ कर सकते हो, है ना, कोई छोटा मोटा ही सर्जरी वैसे कर सकते हो, लार्ज स्केल पे जहां हमें कोई टॉमी करनी है तो हम इसको नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें रहती हैं। सबसे बड़ी बात, ये बहुत हाई टेक होती है, बहुत एक्सपीरियंस लोग चाहिए, बहुत स्पेशलाइज्ड लोग ही इसको परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि सारी सर्जरी आपको स्क्रीन पर देख के करनी है, आपके सामने कोई ऑर्गन नर्व कुछ भी नहीं है, सब कुछ स्क्रीन पर है। जो भी आप सर्जरी कर रहे हो वो सब आप स्क्रीन पर देख के करोगे, ठीक है। एडवांटेज क्या है, पेन कम होगा, है ना, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म पर आपके कम लोड पड़ेगा, लंग्स पे कम लोड पड़ेगा, और पोस्ट ऑपरेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होनी है वो मिनिमम होंगी, स्कार्स कम से कम बनेंगे। बाकी सब में सोचो कितने स्कार्स बनेंगे, कितने फ्यूचर्स लगने वाले हैं। अब इसके इंडिकेशंस कहाँ, ये जितनी सारी सर्जरी पढ़ चुके हो आप ए टू जेड अभी तक, उन सबके इंडिकेशंस क्या होंगे, मतलब कहाँ कहाँ वो सर्जरी करनी है। अब ये मुझे बताने की जरूरत है, दिमाग लगाओ, लग है। जो आपका पूरा सिलेबस है वो लिखो, जो मन में सर्जरी का नाम आ रहा है वो लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी एग्जाम के पर्पज से आप 2-4 4-4 नाम पढ़ लो। वही सारे नाम है जो आपका सिलेबस है, आपका सिलेबस लिखना है यहाँ पर। ब्रॉडली फॉर हार्ट और लंग की डिसीज में जनरली, जैसे आपकी लंग्स की, ईसोफेगस और थाइमस की आपको सर्जरी करनी, जैसे कार्डियक में आपको क्या बोलते हैं, आउटा की सर्जरी करनी हो, आउटिक कॉक्टेक्शन का मतलब समझते हो, जो आपका आचो आउटा होता है वो नैरो हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो उसको रिपेयर करना हो, आपको जो मन में आ रहा है वो सर्जरी का नाम लिखो, जरूरी नहीं है जो इसमें लिखा है वो लिखना है, ठीक है ना। इंडिकेशन, क्योंकि इतनी सारी सर्जरी पढ़ गए हो तो कोई भी सर्जरी का नाम लिख दो, क्योंकि ये इंडिकेशन एक के लिए नहीं, ये जो पर्टिकुलर कितनी वहां तो हम इंडिकेशन लिख चुके हैं ना, हमने बता दिया था कि इसके लिए करते हैं, ये ओवरऑल के लिए इंडिकेशन है। जब क्योंकि ये बड़े में जब क्वेश्चन आता है ना तो ऐसे लिख देते हैं, राइट द इंडिकेशन कॉम्प्लिकेशन ऑफ, एक्सप्लेन इंडिकेशन कॉम्प्लिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ थोरेकोस, है ना, कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज। तो वहां कार्डियोथोरेसिक भी समझानी पड़ेगी, फिर अलग से इंडिकेशंस भी लिख के आने पड़ेंगे, कॉम्प्लिकेशंस भी लिख के आने पड़ेंगे। तो वहां पर इसको फटाफट फटाफट पढ़ लेते हैं। बेलॉक टचिंग शंट लगाना हो, बेलॉक टचिंग शंट हम पढ़ेंगे आगे चल के, अभी एक सर्जरी पढ़ेंगे वहां पर हम आपको बताएंगे कि बेलॉक टचिंग शंट क्यों लगा जाता है। एक शंट का मतलब ही होता है एक दूसरा रास्ता बनाना। ये जनरली रास्ता मालूम कब बनाया जाता है, ये जब आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं एक आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताता चलता हूँ जो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। आउटिक कॉक्टेक्शन का मतलब होता है जो आपका आउटा है वो नैरो हो जाता है, तो उसको रिपेयर करते हैं। बेलॉक टचिंग शंट का मतलब होता है एक शंट मतलब एक रास्ता, जैसे आपने स्ट्रोक में पढ़ के आए, वो हाइड्रोसेफेलस वगैरह में पढ़ के आए थे, वेंट्रिकुलर पेराइटल शंट, ऐसे वो क्या होता था, वो भी वेंट्रिकल से लेके आपके पेराइटल तक जाता था, वो मतलब एक दूसरा रास्ता। ऐसे बेलॉक टचिंग शंट क्या होता है, ये आपका लगता है, ये शंट आपके लगता है जो आपका राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी जा रही होती है लंग्स में, जब ये पल्मोनरी आर्टरी गड़बड़ हो गई होती है तब इस शंट को लगाते हैं। ये आपके राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक में लगता है, जब आपकी पल्मोनरी आर्टरी खराब हो जाती है तो उसको रिप्लेस करके ये शंट लग जाता है, ठीक है। कब खराब होगी, कब कैसा होगा, वो हम आगे समझेंगे जब और चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। पीडीए क्लोजर करना हो, पीडीए तो आप समझ रहे हो, पेटेंट डक्ट आर्टरियोसिस, ये क्या है, कंजेनाइटल डिफेक्ट है, जो आपकी जो आपकी बचपन जो आप बर्थ जब बोम के अंदर यूट्रस के अंदर होते हो तो आपके अंदर एक एबनॉर्मल एक आर्टरी बनी होती है डक्टस आर्टरियोसिस, वो जब आप पैदा हो जाते हो उसके बाद वो बंद हो जाती है, लेकिन अगर इन केस वो आर्टरी खुली रह गई तो उसको हमें फिर बंद करना पड़ता है। तो ऐसी कोई, अब फिर कुछ भी लिख दो यार, वो जैसे आप लिख दो है ना, जो आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल सेप्टल, आपका पूरा सिलेबस आपको लिख के आना है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट करनी हो, है ना, कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस का आपको से ठीक करनी हो, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज मतलब यही चारों हम एक एक करके पढ़ेंगे, एएसडी पढ़ेंगे, वीएसडी पढ़ेंगे, टीओएफ पढ़ेंगे और पीडीए पढ़ेंगे, है ना, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, इन सब की सर्जरी वगैरह करनी हो। थोरेकोस्कोप में हमें पूरे लंग्स को बाहर निकालना हो, या फिर है ना लंग्स को बाहर निकालना, या लंग के वॉल्यूम को कम, लंग को छोटा करना है, कब छोटा करना होता है वो भी समझते हैं जैसे बहुत सारी सीओपीडी होती है ना, तो सीओपीडी का फल होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, इनके अंदर 4 डिसीजेस आती हैं, हम उन चारों को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी 4 डिसीजेस आती हैं इसके अंदर, इसके अंदर में 4 डिसीजेस आती हैं, अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस,
क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एक आती ब्रोंक्यूटासिस, ब्रोंक्यूटेसिस, ब्रोंक्यूटेसिस, ये ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंक्यूटेसिस होता है। और फिर होती है एम्फाइजिमा, और एक होती है एम्फाइजिमा। ये चारों हम पढ़ने वाले हैं, ये चारों को हम डीप में पढ़ेंगे एक एक करके सबको, जब उनमें अगर हमें लंग्स को करेक्ट करना हो तो, या फिर ईसोफेगस की सर्जरी करनी हो, और फिर लंग्स में चले आए तो किसी लोब को ठीक करना है, या सब लोबर रिजेक्शन करना है। लोब मतलब किसी लोब को काट के अलग निकालना है, या विद इन लोब के अंदर हमें कोई पार्ट कट करना है, किसी सेगमेंट को कट करना है, पूरा लंग ही निकालना है, या वेज रिजेक्शन करना है, या वीडियो असिस्टेड वो सब है ना, ईसोफेगस कट करके बाहर निकालना हो। तो ये सारी बेसिक बातें हैं जो हमने पूरा में पढ़ के आना है। कॉम्प्लिकेशंस में भी जो मन में आ रहा है वो लिखो, क्योंकि देखो सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन लिखना वही कि आसपास जो लंग, अब हार्ट की सर्जरी तो हार्ट के लिख दो, लंग्स की कॉम्प्लिकेशन लंग्स के सारे नाम लिख दो, जो लंग्स की जितनी प्रॉब्लम है। क्या क्या हो सकता है रेस्पिरेटरी में, स्प्यूटम रिटेंशन है ना, पेशेंट को बहुत ज्यादा कफ आ रहा है, स्प्यूटम आ रहा है, से कहो साथ में इन्फेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। एथलेटेक्सिस का मतलब आप जानते ही हो, लंग कोलैप्स कर जाए, है ना, या तो पूरा लंग कोलैप्स कर जाए या एक लोबर कोलैप्स कर जाए। परसिस्टेंट ईयर लीक का मतलब होता है लंग्स में हवा निकल जाना, लंग्स की जो हवा होती है ना वो निकल जाती है, लंग्स के अंदर एक हवा भरी होती है, उसे बोलते हैं नीमोथोरेक्स। और लंग्स में से अगर ब्लड, ये भी नीमोथोरेक्स भी हम पढ़ेंगे पूरा करके, तो नीमोथोरेक्स, या फिर लंग्स के अंदर से ब्लड निकलने लग जाए उसे बोलते हैं हीमोथोरेक्स। नीमोमीस होती है ईयर, और एक होता है हीमोथोरेक्स, अगर लंग्स के अंदर से ब्लड निकलने लग जाए तो ये वो भी लिखो। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है, क्या होता है, लंग्स के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाए, फ्लूइड कलेक्ट होने लग जाए। सर्जिकल एम्फाइजिमा मतलब सर्जरी के द्वारा आपके लंग्स में कोई ऐसा कट लग जाए जिसकी वजह से लंग्स के अंदर एयर भरने लग जाए, तो वो पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाए, निमोनिया हो जाता है लंग्स के इसकी वजह से, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। फ्रेनिक नर्व इंजरी मतलब जो आपकी डायफ्राम की नर्व होती है ना, फ्रेनिक नर्व, वो कट हो जाए। ब्रोंकोप्लूरल फिस्टूला का मतलब, फिस्टूला का मतलब होता है एबनॉर्मल रास्ता बन जाना। कभी कभी जब लंग्स की सर्जरी करते हैं ना, लंग्स में कट लग जाता है, तो लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं और उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है प्लूरा, उसके बीच में एक एबनॉर्मल पाथवे बन जाता है कट की वजह से, तो उसे ब्रोंकियोप्लूरल फिस्टूला बोलते हैं। ये सब आपको कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है कि ये सब प्रॉब्लम आ सकती हैं, ये नहीं कि हो गई, आ सकती है। हेपेटिक यानी लीवर फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, सर्कुलेटरी में हेमरेज हो जाए, है ना, कि ब्लड बहुत बाहर निकल गया, कार्डियक अरेथमिया मतलब हार्ट बीट डिस्टर्ब हो रही है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन का मतलब होता है कि आपके एट्रियम फेल हो रहे हैं, या डीवीटी हो रही है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, आप समझ रहे हो, हार्ट अटैक आ सकता है। मतलब आपकी बॉडी में एकदम फ्लूइड बहुत कम हो जाए, हम इस पे बात भी कर चुके हैं कि फ्लूइड, इसी वजह से हमने बोला था कि सर्जरी के टाइम पर हम फ्लूइड चढ़ाते ही रहते हैं, सर्जरी से पहले भी सर्जरी के बाद भी, क्योंकि बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशन होती है। और अगर एकदम बॉडी में एकदम फ्लूइड कम होता है और पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चला जाता है, इससे उसकी डेथ भी हो जाती है ना। तो ये भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन, या फ्लूइड चढ़ा रहे हैं तो ज्यादा चढ़ जाए, फ्लूइड ओवरलोड हो जाए, इसलिए आपको ध्यान है फ्लूइड ओवरलोड ना हो जाए, तो उसके लिए भी हम पेशेंट को क्या देते थे, लूप डायरेटिक्स, फ्यूरोसेमाइड देते थे, उसमें कहा भी था कि फ्यूरोसेमाइड भी लूप डायरेटिक्स देते रहते हैं कि पेशेंट यूरिन भी जाता रहे। हाइपोथर्मिया हो जाता है कि टेम्परेचर एकदम सडन गिर गया, बिल्कुल एकदम कोल्ड पड़ गया, या हाइपरथर्मिया भी, टेम्परेचर फीवर भी आ जाए, है ना, बीपी बढ़ जाए, कम हो जाए, ब्रेडिकार्डिया हो जाए, टेकिकार्डिया हो जाए, कार्डियक फेलियर, ये सब बेसिक पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते आ सकते हो। बुंड के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, या बुंड में पेन हो, या बुंड हील ही नहीं हो रहा, ये एक स्पेशल पॉइंट और हम पढ़ के आए थे, बुंड डहीसेंस। डहीसेंस का मतलब क्या होता था, बुंड डहीसेंस का मतलब क्या होता था कि जो आपके सूचर्स हैं वो आपके खुल जाएं, सूचर्स आपके खुल जाएं, उनमें से पस निकलने लग जाए, उसे बोलते हैं बुंड डहीसेंस। न्यूरोलॉजिकल में का स्ट्रोक आ जाए, लेरेंजियल नर्व कट जाए, है ना। और ऊपर से ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिस साइड हम सर्जरी करते हैं ना, उस टाइम पे क्या डॉक्टर बहुत टाइम तक, पीटी का रोल पता है आफ्टर सर्जरी ये बहुत बड़ा बनता है। जब हम थोरेसिक और कार्डियक सर्जरी करते हैं ना, उसके बाद पीटी का रोल बस सबसे बड़ा बनता है शोल्डर जॉइंट पर। सर क्यों बनता है, क्योंकि जो जितनी एक जो मिड लाइन को छोड़ दोगे ना, बाकी सारी सर्जरी तो आपके शोल्डर को इन्वॉल्वमेंट में ली रही थी। देखो एक्सिलरी सर्जरी शोल्डर के पास हो रही थी, पेसमेकर शोल्डर के पास हो रही थी, पोस्टीरियर शोल्डर के पास हो रही थी, एंटीरियर शोल्डर के पास हो रही थी। तो इन सारी सर्जरी में क्या होता है, जब कट शोल्डर के पास लगता है, और जब भी शोल्डर के पास कट लग रहा है तो सीधी सी बात है, आप डॉक्टर आपको क्या बोल देगा कि शोल्डर से मूवमेंट नहीं करना है बहुत टाइम तक। वरना क्या होगा, अगर आप मूवमेंट करोगे तो सूचर्स खुल जाएंगे, तो काफी समय तक मूवमेंट नहीं करता, फिर शोल्डर की जो मूवमेंट है उसकी, हमने बोला ना हमारी बॉडी हैबिचुअल है, तुरंत वो अपनी मूवमेंट भूल जाती है, तो शोल्डर मूवमेंट लॉस्ट हो जाता है।
तो शोल्डर जॉइंट का वहां पर क्या मूवमेंट लॉस आप समझ गए क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उस जगह पर सूचर्स लगे हुए हैं, कई महीनों तक वो शोल्डर मूवमेंट करता नहीं है, फिर जब वो पूरा हील हो जाता है उसके बाद मूवमेंट करता है तो ऑलरेडी मूवमेंट लॉस हो जाते हैं। तो वहां पर पीटी का रोल बनता है। पोस्चरल चेंजेस मतलब क्या, कि पर्टिकुलर जहां पर सूचर्स लगे हैं तो वो क्या करता है, उसी साइड झुकने की कोशिश करता है, जिससे सूचर्स पर स्ट्रेच स्ट्रेच ना ही, तो उसका पोस्चरल इम्बैलेंस भी होने लग जाता है। तो वहां पर भी हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। ये सब था हमारा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह। तो हमने हमने सब कुछ पूरा वो सब पढ़ा। और इंडिकेशंस में तो देखो सीधी सी बात है, हमने पूरा सिलेबस पढ़ा। कॉम्प्लिकेशंस हमने सारी बातें कर ली। तो पूरा चैप्टर आएगा, हम इसी तरीके से इसको लिखना पड़ेगा और सारे सारे हमें याद करना है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट फॉर कंप्लीट कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज। थैंक यू।